नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि रात 8 बज गए हैं और मैं अरुण कुमार इस प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेकर उपस्थित हुआ हूँ रोज की तरह। और जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है यानी कि जो एमपीजी के है वो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स में खासकर जो यूनिट है 10 उसमें यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 में इसका संबंध है, जो हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म ने पीएससी अड्डा ने 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स आरंभ किया था उसमें हम लोगों ने अभी तक आयोग वाला जो सेगमेंट था उसको पूरा डिस्कस कर लिया है अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें जिन लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है वीडियो या क्लास अटेंड की उनको पता होगा। तो आयोग हम लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे से और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आई होंगी सारी चीज़ें। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जीके हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश जीके में एमपीजीएस में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है पूरा का पूरा कवर कर लिया है। इसके अलावा इकोनॉमी का पूरा जो पोर्शन है उसको कवर किया है और पॉलिटी का पोर्शन कवर किया है। अब हमारा जो चल रहा है वो कला एवं संस्कृति वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हर एक टॉपिक है क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, है ना। जितने टॉपिक होंगे कला संस्कृत में सभी टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो कला संस्कृत देख रहे हैं। इसके अलावा जो आखिरी हमारा बचेगा वो बचेगा हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। तो उसको भी अपन देखेंगे। तो शुरू करेंगे आज हम लोगों का जो टॉपिक है ये साहित्यकार एवं उनकी कलाकृतियां हैं, उनके द्वारा जो भी लिखी गई रचनाएं हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करें उसके पहले ये है कि फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं उनके लिए काम है कि वो चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक, जो भी आपके सहपाठी हों, जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप एमपीएसआई एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का तो वैकेंसी भी आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, जेल प्रहरी का है, सब में सिलेबस में एमपीजीएस तो शामिल ही है। तो सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी में जो चीज़ पूछी जाएगी एमपीएसआई पटवारी में नहीं पूछी जाएगी। तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं अपने मित्रों तक चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। अगले 1 मिनट में ये काम कर लीजिए, उसके बाद जो है हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिंक शेयर कर दी होगी। हमारा जो
टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं। 2018 के प्रीलिम्स के उसमें आपके पेपर में साहित्यकार से क्वेश्चन 2-3 बन गए थे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक टॉपिक होता है वहां से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। 19 के प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ सरप्राइज रहता है मध्य प्रदेश पीएससी का हर बार, खासकर प्रीलिम्स को लेकर। तो उस बार भी हम बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, उनकी रचनाएं पूछ ली गई थी, है ना। शरद जोशी की रचनाएं पूछ ली गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो जो मध्य प्रदेश का साहित्यकार वाला पार्ट है उसको भी हम 4 हिस्सों में बांट के देखेंगे। सबसे पहले वो प्राचीन काल में साहित्यकार रहे मध्य प्रदेश के, उनके संबंध में देखेंगे, हम बात करेंगे उनके संबंध में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या फैक्ट है, वो चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मध्यकाल में, है ना, हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी उसको समझ में आ रहा होगा प्राचीन काल मध्यकाल कहाँ पे है। तो मध्यकाल की बात करेंगे हम, उसमें जो साहित्यकार रहे मध्य प्रदेश के उससे क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे आए हैं और उसको पढ़ेंगे। आधुनिक साहित्यकार में भी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, क्या क्या प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से आधुनिक साहित्यकार में, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा जो लोक साहित्यकार हैं, है ना, तो उनके संबंध में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, 4 हिस्सों में बांट देंगे। अब थोड़ा सा हम रफ आइडिया ले लेते हैं कि प्राचीन साहित्यकार में जैसे कैसे, जैसे कालिदास, आपको पता है कि कालिदास जो है वो भारत में प्राचीन काल प्राचीन इतिहास के एक साहित्यकार है, इनके विषय में देखेंगे। भर्तृहरि के विषय में देखेंगे, ये भी प्राचीन साहित्यकार। बाणभट्ट के विषय में देखेंगे, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता है ना। तो इनके संबंध में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भवभूति, जिन्हें भारतीय मिल्टन कहा जाता है, इनके संबंध में भी हम बात करेंगे। उसी प्रकार से हम मध्यकालीन साहित्यकार वाले सेक्शन में जैसे केशव हो गए, उनके विषय में देखेंगे। पद्माकर के विषय में देखेंगे, भूषण के विषय में देखेंगे, है ना। राजा भोज का आपने नाम सुना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। राजा भोज बड़ा फेवरेट है मध्य प्रदेश का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके विषय में देखेंगे हम, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी। इसके अलावा जो आधुनिक साहित्यकार है, आधुनिक साहित्यकार थोड़ा सा लंबा है, इसमें बहुत सारे साहित्यकार हैं। एक आध दो नाम जैसे माखनलाल चतुर्वेदी आप जानते हैं, शरद जोशी जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जानते हैं। तो ऐसे नाम जो है हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा लोक साहित्यकार में भी हम लोग देखेंगे, जगनिक को देखेंगे, सिंगा जी को देखेंगे, नाम सुना होगा, हाक को सुना होगा, ईश्वरी वगैरह हैं। इन लोगों को हम लोग प्रमुख जो साहित्यकार हैं इनका लोक साहित्यकार में देखेंगे। तो 4 भागों में हम पूरा का पूरा देखेंगे। चाहे तो आप पूरा का पूरा ये जो स्क्रीनशॉट है इसका ले लीजिए, या तो आप वीडियो को कभी रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आप ये पूरा का पूरा टेबल समझिए। हम ऐसे इन भागों में पूरा का पूरा जो साहित्यकार वाला पोर्शन है देखेंगे, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ऐतिहासिक तौर पे, और जो लोक साहित्यकार हैं उन पे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। चलो, एक क्वेश्चन है आप लोगों से पहले पूछूंगा मैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा। मांडना चित्रकारी कहाँ पे है? मांडना, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना। मांडना जो चित्रकारी है, हमने कल चित्रकारी वाला पोर्शन पढ़ा था, तो मांडना जो चित्रकारी है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपको फटाफट आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए।
तो आप लोग तब तक आंसर कीजिए। मांडना चित्रकारी बताइए कहाँ पे है। हम लोग शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार में से। बहुत अच्छे से इस सेक्शन को पढ़ेंगे और रचना बहुत अच्छे से हम आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे, है ना। कालिदास, सबसे पहले हमको पढ़ना है कालिदास के विषय में। कालिदास का नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुना ना हो, पता होगा आप लोगों को। सबसे पहले ये इनका जो उज्जैन में है जन्म माना जाता है, आपके बगल इंदौर में, इंदौर के बगल में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनका जन्म माना जाता है ना, पास में ही है। तो ध्यान रखेंगे उज्जैन से। हालांकि बहुत क्लियर कट जानकारी नहीं है कि इनका उज्जैन में, लेकिन माना जाता है कि उज्जैन ही इनका जन्म स्थान रहा है। याद रखेंगे कालिदास का, क्योंकि उनकी लोकेशन भी पूछी गई। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे उनका लोकेशन पूछा गया था। किसी केशव दास के विषय में, शायद जो साहित्यकार है हमारे आधुनिक, उनके विषय में ऐसा पूछ लिया गया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका संबंध किस जिले से है ना। तो क्वेश्चन बहुत गहरे बने हैं। मध्य प्रदेश पीएससी ने काफी डीप क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको एक एक जानकारी बहुत अच्छे से रखनी है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। जन्म याद रखेंगे कालिदास का कहाँ हुआ है, उज्जैन। क्लियर है। चलो, उज्जैनी के एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। सुना होगा, जब इतिहास में पढ़ाऊंगा तो मैं इस सेक्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप बस इतना याद रखें, उज्जैनी के राजा थे उस समय विक्रमादित्य। उनके 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से एक जो रत्न थे उनका नाम था कालिदास, है ना। तो याद रखेंगे, एक तो उज्जैन का स्थान याद रखेंगे, और सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये किसके 9 रत्नों में शामिल थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप याद रखेंगे राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा। उनके जो दरबार के 9 रत्न थे उनमें से विक्रमादित्य एक रत्न थे। याद रहेगा इतनी बात। चलिए, दूसरी बात, अग्निमित्र विदिशा के राजा थे। विदिशा के राजा थे शुंग, है ना, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रहेगा। आप अग्निमित्र, मतलब जो कालिदास थे अग्निमित्र विदिशा के राजा हुआ करते थे, शुंग वंश के, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रहेगा। जब उनकी रचना आएगी मालविकाग्निमित्रम, तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा संबंध रहा है। तो अग्निमित्र याद रखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे, ऐसी जानकारी है। चलिए, इनकी रचना में देखते हैं। 2-3 प्रकार की इनकी रचना है। सबसे पहले हम इनके महाकाव्य देखेंगे, कौन कौन से इनके महाकाव्य। तो पहला इनका जो महाकाव्य रहा है वो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रघुवंश याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कौन सा खंड काव्य, कौन सा महाकाव्य है, सब चीजें याद रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो रघुवंश, भगवान राम जो थे उनको भी रघुवंशी बोला गया है। तो रघुवंश जो है इनकी एक रचना है, और ये एक महाकाव्य है कालिदास की। ठीक है, रघुवंश आप याद रखेंगे, ये एक रचना है कालिदास की, महाकाव्य, है ना। तो महाराजा दिलीप से लेके रघुवंश तक के जो भी राजा थे उनका वर्णन जो किया गया है वो रघुवंश में किया गया है। ठीक है, तो रघुवंश पहले है क्या, तो याद रखेंगे महाकाव्य है। और महाराजा दिलीप से लेके रघुवंश तक के जो भी राजा थे उनका वर्णन रघुवंश में किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके अलावा दूसरा इनका महाकाव्य। महाकाव्य से मतलब ये होता है कि जो कोई भी पर्सनैलिटी उनके पूरे जीवन का जो है वर्णन जो किया। जैसे आपको रामायण पता है वो महाकाव्य है ना। महाभारत पता है आपको, ये महाकाव्य है। तो पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है उसमें, पूरे जीवन की कथा उसमें लिखी गई है, तो वो महाकाव्य कहलाते हैं। शिव की कथा का वर्णन कुमार संभव में है। तो कुमार संभव क्या है, आप याद रखेंगे। क्या है कुमार संभव, कुमार संभव क्या है, पहले तो महाकाव्य है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? याद रहेगा कुमार संभव और रघुवंश, दो इनके महाकाव्य हैं। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, नाटक को देख लो कौन सा। एक तो ये है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, 2-3 रचनाएं पूछ ली जाती है कि उनकी 3 रचना लिखे। तो कालिदास आपके सिलेबस में है ही, है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास में। तो एमपीपीएससी मेंस 2021 वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है कि आपसे 3 नंबर में कालिदास की रचना पूछ ली जाए। तो कालिदास की रघुवंश एक रचना है जो महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है। अब नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम पहली जो बात है उसे आपको याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। अभिज्ञान शाकुंतला 2 प्रकार से दिखा, सबसे प्रसिद्ध नाटक रहा है इनका, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का जो वर्णन है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हो सकता है अभिज्ञान शाकुंतलम ही 3 नंबर में पूछ ले, तो आपको बताना है कि कालिदास की रचना है पहली बात तो, है ना, और इसमें दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपका 2 लाइन में एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक है, कुछ और पॉइंट बढ़ा दीजिए तो आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, आप एक तो याद रखेंगे किसका है, तो कालिदास याद रखेंगे, किसके बारे में है तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है, ठीक है। यहाँ तक बात। चलिए अब अगली जो रचना है महर्षि कालिदास की वो है मालविकाग्निमित्रम, ध्यान रख, मालविकाग्निमित्रम, है ना, समझ में आ रहा होगा, मालविका अग्निमित्र ऐसा कुछ है। तो इस ग्रंथ में शुंग वंश की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, तो क्वेश्चन काफी डीप बनते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी किसी का वंश भी पूछा गया है ना, उज्जैन में के संबंध में 2019 में पूछा गया। तो एक तो ये याद रखना है कि जो मालविकाग्निमित्रम है शुंग वंश की इसकी जानकारी, मध्य प्रदेश के शुंग वंश की जानकारी जो है अग्निमित्र से मालविकाग्निमित्रम से मिल जाती है, ठीक है। इसमें क्या है तो मालविका एवं शुंग वंश के एक शासक थे अग्निमित्र, है ना। शुंग वंश के शासक जो मैंने पहले ही बताया था, शुंग वंश के शासक थे शुंग वंश के अग्निमित्र, और एक मालविका कैरेक्टर है। तो इनके संबंध में जो कहानी है, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पे मालविकाग्नि में किया गया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो थे अग्निमित्र तो शुंग वंश के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो विदिशा के राजा थे, उनका नाम था अग्निमित्र, जो शुंग वंश से, तो उन्हीं की दरबारी कवि भी कालिदास रहे हैं। तो अब दरबारी कवि थे तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ लिखेंगे। अब लिखेंगे तो उन्होंने एक मालविकाग्निमित्रम लिख दी, जिसमें अग्निमित्र की और मालविका की कहानी का वर्णन है, याद रखेंगे, शब्द से ही समझ में। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत एवं शकुंतला की, तो मालविकाग्निमित्र मतलब मालविका एवं अग्निमित्र, क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूँ, चलिए एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आखिरी जो इनका जो नाटक है वो है एक विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, है ना। तो तीसरा नाटक है इनका विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, इसे भी याद रखें। मित्रलोक के राजा थे पुरुरवा तथा देवलोक की एक अप्सरा थी उर्वशी, है ना, उनके संबंध में इन्होंने कहानी लिखी है, ठीक है। मृत्युलोक के राजा पुरुरवा और देवलोक की एक अप्सरा उर्वशी, उनके संबंध में कहानी विक्रमोर्वशीयम में की गई है ना। तो हर नाटक कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर से जुड़ा हुआ दिख रहा, उर्वशीयम, है ना, तो ये समझ जाना। अब इनके कुछ खंड काव्य क्या है, क्योंकि जैसे मैं कह दूं कि भगवान राम के वन गमन के संबंध की कोई चर्चा हो तो वो खंड काव्य के मतलब कि जीवन के किसी एक खंड का वर्णन है, तो इसलिए वो खंड काव्य कहे जाते हैं। तो खंड काव्य कौन कौन से उनके, ऋतु संहार, ऋतु संहार क्या है उनका एक खंड काव्य है। इस रचना में क्या हो रहा, कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है ना। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा कौन सा है, ऋतु संहार, ठीक है। किसकी रचना है, कालिदास की, क्लियर है। चलो अगली रचना है मेघदूत, क्या है अगली रचना, मेघदूत,
इसमें यक्ष ने अपनी प्रेमिका को रामगिरी है विंध्याचल पर्वत में, तो यक्ष ने अपनी प्रेमिका को रामगिरी यानी विंध्याचल पर्वत से मेघ के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन किया है। तो बस आपको थोड़ा सा मेघदूतम याद रखना है। तो मेघ मतलब होता है वही बादल से, है ना, तो बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित किया है ना, अपनी प्रेमिका को किसने, यक्ष ने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब आपको उससे एक क्वेश्चन ये है, तो मुझे लगता है कि कालिदास से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, आपको मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग बताना है, नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे बताना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, मध्य प्रदेश के सबसे छोटा नेशनल हाईवे। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। चलो आप लोग तब तक आंसर करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भर्तृहरि।
भर्तृहरि, आपने सुना होगा राजा भर्तृहरि का नाम, है ना। तो उनके विषय में देखेंगे। जन्म कहाँ हुआ, तो उज्जैन, बहुत अच्छे से याद रखना, इनकी गुफा भी है ना। जो उज्जैन गया होगा उन्हें पता होगा राजा भर्तृहरि की गुफा है उज्जैन में। तो भर्तृहरि उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल है सरिस्का, राजस्थान, आपको पता होगा सरिस्का नेशनल पार्क भी है एक, है ना। सरिस्का नामक स्थान भी इनका समाधि स्थल है। इनको शतक त्रयी के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। इनका उपनाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि शतक त्रयी इनमें से किसे कहा जाता था। तो वो राजा भर्तृहरि या कवि भर्तृहरि जो साहित्यकार हैं हमारे, उनको शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है। अब कैसे शतक त्रयी हो गए, तो समझ लीजिए इनकी प्रमुख रचना है, एक का नाम है श्रृंगार शतक, दूसरे का नाम है नीति शतक, तीसरे का नाम है वैराग्य शतक। इन्हीं को मिला के त्रयी शतक बोला जाने लगा, तो इनका उपनाम पड़ गया त्रयी शतक त्रयी। ठीक है, श्रृंगार शतक, नीति शतक एवं वैराग्य शतक। तो दो तीन तरीके से आपको याद रखना है। इनकी एक तो तीन रचना भी याद रखना है आपको, श्रृंगार, नीति एवं वैराग्य शतक, और इन्हें तीनों की वजह से उनको शतक त्रयी बोला जाता है। तो आपका लिंक हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अगला देखें हम, जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो उन्हें पता होगा, और बाकी हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। बाणभट्ट, है ना, कवि बाणभट्ट के विषय में। हर्षवर्धन, राजा जो हर्षवर्धन हुआ करते थे, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे, राजा थे हर्षवर्धन। बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है, हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो कवि है कि इनके दरबारी कवि थे, इनकी रचना, इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ साहित्यकार से बनता है। तो दरबारी कवि किसके थे, तो बहुत अच्छे से याद रखना आपको, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। कौन, बाणभट्ट। चलिए, हर्षवर्धन ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यही से फैक्ट है जो पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कवि चक्रवर्ती इनमें से किसे कहा गया है, या कवि चक्रवर्ती बाणभट्ट को किसने कहा है। तो किसे कहा गया है कवि चक्रवर्ती, तो बाणभट्ट है। किसने कहा है, तो वो हर्षवर्धन है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सारी चीजें। बढ़े आगे हम, कोई डाउट। चल, तो बाणभट्ट में इतनी चीजें। इसके अलावा बाणभट्ट का जो प्रकृति चित्रण है बहुत ही शानदार एवं मनोहरी है, मतलब उन्होंने अपनी रचना में प्रकृति का बढ़िया चित्रण किया है। ठीक है, उन्हें एक दूसरा नाम भी वो दिया गया है, साहित्य का वनांचल को केसरी। साहित्य का वनांचल के केसरी, के है, साहित्य के वनांचल के केसरी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना, साहित्य के वनांचल के केसरी, है ना। मैंने पहले बताया प्रकृति का अच्छा चित्रण है, इसलिए वनांचल हो गया। तो साहित्य के वनांचल के केसरी कहे जाते हैं कौन, कवि बाणभट्ट। ठीक है, और बहुत ही फेमस इनकी रचना है, बहुत अच्छे से याद रखना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने हर्षचरित लिखी एवं कादम्बरी लिखी। ठीक है, याद रहेगा, दो रचना याद रहेंगी। हर्ष के दरबारी कब है, तो हर्षचरित, कहीं से भी लिंक कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अगर हर्ष के भी दरबारी कब है और अगर आपके सामने हर्षचरित दिखेगा तो आप आंसर कर जाएंगे। ठीक है, और हर्षचरित पूछा गया किसके समय का, तब भी आप आंसर कर जाएंगे कि हर्ष के हैं, और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इतनी बातें क्लियर है या नहीं। चल, आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कल ही मैंने पढ़ा था, कोहबर जो चित्रकारी है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में की जाती है। कोहबर चित्रकारी आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर कीजिए। कोहबर चित्रकारी मध्य प्रदेश के किस भाग में की जाती है, उसके बाद हम भवभूति को पढ़े। कोहबर चित्रकारी आपको आंसर करना, फटाफट आंसर कीजिए।
आंसर कीजिए भाई, फटाफट आंसर कीजिए। कोहबर चित्रकारी कहाँ पे है, आंसर कीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कोहबर चित्रकारी कहाँ। जिन्होंने कल क्लास अटेंड की होगी वो उनके लिए आसान रहा होगा। कोहबर चित्रकारी जो है बघेलखंड, बघेलखंड का मतलब समझ गए ना आप लोग, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उस क्षेत्र में ये कोहबर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, चलो अब हम अगला देख लेते हैं अपने भवभूति। कौन से? भवभूति। इन्हें भारतीय मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिल्टन डिब्बा याद रखना, मिल्टन का आता है ना बॉटल, तो भवभूति, हालांकि मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, भारतीय मिल्टन के नाम से इनको जाना जाता है ना। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। ठीक, वास्तविक नाम इनका श्रीकंठ था। संबंध जरूर पूछता है, आपको याद रखना है। अभी पिछली बार ही कोई पूछा गया था एक क्वेश्चन, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसमें उनका संबंध पूछ लिया था कि इनमें से कौन है जो मध्य प्रदेश से इनका संबंध नहीं है, यानी कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो कोई व्यक्ति थे, कोई साहित्यकार थे जिनका जन्म रायपुर से हुआ था, तो क्वेश्चन बन गया था, है ना। तो भवभूति याद रखेंगे, भारतीय मिल्टन इनको कहा जाता है। इनकी रचना बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। ठीक है, इनकी रचना है मालती माधव, बहुत अच्छे से, मालती माधव। हर्षचरित कादम्बरी याद है ना, बाणभट्ट की। चलो, मालती माधव भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति, महावीर चरित्र। चरित्र चरित्र कहीं पे भी दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वो भवभूति की है। ठीक है, एक वर्ड पकड़ लेना आप, उत्तर रामचरित महावीर चरित्र है ना, तो भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए ये पाए जा रहे हैं कौन? साहित्यकार हमारे भवभूति, है ना, प्राचीन कालीन साहित्यकार है। और एक रचना इनकी मालती माधव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, तो भभूति के संबंध में इतनी बातें आपको याद रखना। अगले हमारे राजशेखर, है ना, राजशेखर। त्रिपुरी समझ गए ना, त्रिपुरी कहाँ पे है? हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा होगा, त्रिपुरी पहले जबलपुर को बोला जाता था, है ना। जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। त्रिपुरी में एक कलचुरी वंश था, है ना, कलचुरी वंश का शासक था। उनका नाम था देव प्रथम। 945 से 915 से 945 साहित्य के महान आश्रयदाता थे है वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक, याद रखना, देव प्रथम, जिनका समय था 915 से 945। महान आश्रयदाता थे कि उसके साहित्य के, उन्हीं के दौर के ये राजशेखर हैं। ठीक है, याद रहेगा। त्रिपुरी में कलचुरी वंश, राजा देव प्रथम, उसी इसके आश्रयदाता, एक प्रकार से दरबार में रहे। तो दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर रहते थे, है ना। तो इनका जो दरबार था किनका? देव प्रथम का, जो कलचुरी वंश से संबंध रखते थे, और कलचुरी वंश था त्रिपुरी। ठीक है, तो उनके दरबार के नाटककार थे जो, उनका नाम था राजशेखर। अब इनकी रचना देख लेते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है। तो प्रमुख रचना में आती है काव्य मीमांसा। कौन सी? काव्य मीमांसा। फिर दूसरी रचना है प्रमुख कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। पहली कौन सी है? काव्य मीमांसा, दूसरी है कर्पूर मंजरी।
तीसरी है बाल रामायण, है ना। तीसरी कौन सी है? बाल रामायण। तो 3 जो है नाटक उनके प्रसिद्ध हैं, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण। याद रहेगा आप लोगों को? कर्पूर मंजरी, बाल रामायण एवं काव्य मीमांसा, ये किन के नाटक है? कवि राजशेखर के। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा प्राचीन जो साहित्यकार रहे। प्राचीन साहित्यकार को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात ठीक है? या कोई डाउट या कोई सवाल आपके? अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। चले, तो बड़े हम लोग मध्यकालीन साहित्यकार देखें। चलिए, मध्यकालीन साहित्यकार में सबसे पहले केशवदास। कौन है? केशवदास। इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था, मतलब कि ये जहांगीर के समकालीन साहित्यकार थे। याद रखेंगे, समकालीन भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। किसका नाम है ये? केशवदास का। किसके समकालीन? जहांगीर के। इन्हें दूसरा एक नाम दिया गया कठिन काव्य का प्रेत। याद रखेंगे, केशवदास को क्या बोला गया था? कठिन काव्य का प्रेत। याद रखेंगे इस बात को, कठिन काव्य का प्रेत किसे बोला गया? केशवदास को। ओरछा के राजा थे नरेश इंद्रजीत, उन्हीं के दरबार के ये राजकवि थे। बहुत अच्छे से ये बात याद रखिए। पहले तो ये जहांगीर के संरक्षण प्राप्त था, समकालीन थे, कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है ना। और ओरछा कहाँ है? मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश के ओरछा है। तो ये ओरछा के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था इंद्रजीत, उन्हीं के दरबार के ये राजकवि थे। ठीक है, क्लियर है ये बात? याद रहेगा, ओरछा के घराने के राजकवि। अब केशवदास ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं की हैं। ठीक है, किस रस में? श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं की हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। 4 बातें। एक तो जहांगीर के समकालीन, कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है, राजा नरेश चंद्र जो कि ओरछा के राजा थे, उनके दरबार में ये राजकवि थे, और श्रृंगार रस से अधिक रचनाएं उन्होंने की है। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो श्रृंगार रस। कवि प्रिया, हर जगह पे प्रिया लगता हुआ दिख रहा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता थोड़ा सा अलग नाम है, लेकिन कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ठीक है, तो श्रृंगार रस से संबंधित है हमारे कवि केशवदास। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? याद रहेगा आप लोगों को? चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है। ठीक है,
3 महत्वपूर्ण जो पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, उनका नाम बताना है आपको। मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार चीजें हो चुकी है। आपको आंसर करना है मध्य प्रदेश में अत्यंत 3 पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है। आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है बताना है आपको। अगर आप एरिया बता पाए तो उससे और बेहतर कुछ नहीं। चलिए, चलो मैं बता देता हूँ आपको फिर से। 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है। एक तो बैगा है, एक सहरिया है, और तीसरी कौन सी है, भारिया। ये 3 जनजातियां मध्य प्रदेश में अत्यंत पिछड़ी में काउंट होती है, भारिया, सहरिया एवं बैगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। चल अगले जो हमारे रचनाकार है या साहित्यकार हैं उनकी बात कर देते हैं। मध्यकालीन पद्माकर। इनका जन्म जो हुआ सागर में हुआ, तो याद रखें पद्माकर को, इनका संबंध मध्य प्रदेश के सागर से। इनकी रचना याद रखना है। रचना इनकी पहली गंगा लहरी। कौन सी रचना है इनकी पहली, गंगा लहरी। याद रखेंगे गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की। फिर यमुना लहरी, मतलब दो लहरें कहाँ से, पद्माकर से इनका संबंध रखती, गंगा और यमुना दोनों लहरें पद्माकर से संबंध रखती। फिर जगत विनोद, कौन सी तीसरी रचना इनकी महत्वपूर्ण, जगत विनोद। और चौथी है राम रसायन, है ना, ईश्वर का नाम दिखता हुआ है इनकी रचनाओं में, गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, है ना। तो पद्माकर की 4 रचनाएं याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, और उम्मीद करूंगा कि आप याद रखेंगे। सागर इनका संबंध है, सागर से इनका गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद एवं राम रसायन जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये बात यहां तक। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, भूषण। कौन सी है, भूषण। मध्यकालीन ये भी साहित्यकार है। इनका जो उपनाम है वो याद रखना आप, जटाशंकर। क्या है इनका उपनाम, जटाशंकर। ठीक है, भूषण का उपनाम क्या है, जटाशंकर, याद रखेंगे। चल इनका जो जन्म हुआ है कानपुर में हुआ है, कानपुर के निकट, लेकिन ये रहे हमेशा मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो भूषण कहाँ के हैं, कानपुर के निकट। क्या नाम है इनका उपनाम, जटाशंकर, है ना। जटाशंकर का संबंध आपको पता है दमोह डिस्ट्रिक्ट में है ना। जटाशंकर, यहाँ पे एक मेला लगता है जटाशंकर, जब मैंने मेला पढ़ाया था तो आपको याद होगा।
चलो अगली बात इनके संबंध में है कि बुंदेला शासक, आपको पता है छत्रसाल जो बुंदेलखंड के शासक थे, उनको इनको संरक्षण प्राप्त था। किनको? भूषण को। कवि भूषण को जटाशंकर कहते थे। कानपुर के उनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में रहे। बुंदेला शासक छत्रसाल, ज्यादातर लोग परिचित होंगे, है ना, छत्रसाल से, राजा छत्रसाल से। उन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने पे मजबूर किए थे, है ना। औरंगजेब को जितना क्रूर शासक था उसको पराजित किया था एक प्रकार से। तो छत्रसाल का संरक्षण जो है भूषण को प्राप्त है। इन्होंने वीर रस प्रधान काव्य लिखा है। किसने लिखा वीर रस प्रधान काव्य? भूषण ने। ठीक है, इनकी रचना क्या है तो याद रखेंगे, शिवराज भूषण। फिर शिवा बावनी, है ना, शिव से संबंधित जो आ रही हैं चीजें वो भूषण की हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, और एक छत्रसाल के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त होती, इसलिए छत्रसाल दशक। और हर जगह मैंने बताया कि भूषण है तो या तो भूषण दिख रहा है तो शिव दिख रहे हैं, तो आप शिव और भूषण से याद रखेंगे, वो सारी रचनाएं भूषण की हो जाएगी। शिवराज भूषण, इधर शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजार। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलिए अगले हैं हमारे राजा भोज। सभी लोग परिचित होंगे राजा भोज से। एक कथा सुनी होगी, राजा भोज कुछ कहते हैं, क्या बोलते, लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसा कुछ है ना। तो ये वही वाले राजा भोज। इनका जन्म आप याद रखेंगे, राजा भोज का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, है ना। तो राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इनकी प्रमुख रचना महत्वपूर्ण है, राजा भोज की याद रखना। और राजा भोज से क्वेश्चन पिछली बार 2019 में पूछा गया, रचना पूछी गई है, उनका एक मंदिर पूछा गया था, भोज प्रबंधनम, है ना। राजा भोज है तो भोज प्रबंधन। सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह एवं संग्रांगण सूत्रधार। तो ये 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आप बहुत अच्छे से राजा भोज के संबंध में याद रखेंगे। ठीक है, भोज प्रबंधनम, सरस्वती कंठाभरण, फिर है विद्या विनोद, और उसके बाद सिद्धांत संग्रह, और फिर सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, तो हम लोगों ने आज प्राचीन कालीन जितने भी मध्य प्रदेश के साहित्यकार थे वो पढ़ लिया है, और मध्यकालीन साहित्यकार पढ़ लिया है। अब जो है हम लोग आधुनिक साहित्यकार और जो लोक साहित्यकार है मध्य प्रदेश में, जगनीक और ईश्वरी वगैरह, इनको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को अभी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो जरूर मिले, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज के लिए